हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूनिट नंबर 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AKTU के अंदर यूनिट नंबर 2 का ये सिलेबस है और यूनिट नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिए हैं वो टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूरिस्टिक के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर जो A* सर्च मेथड होता है, BFS होता है, हिल क्लाइंबिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा। यहाँ पे आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ पे सिमुलेटेड एनीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम CSP, ठीक है। और लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम पढ़ेंगे मिनीमैक्स अल्फा बीटा प्रूनिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के जो लेक्चर है हमारा, उसके अंदर जो टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो AKTU में आए हुए हैं ये कवर हो जाएंगे आपके। तो वाटर जग प्रॉब्लम हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर विद एग्जांपल, जो कि AKTU 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिमुलेटेड एनीलिंग सर्च एल्गोरिदम पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे, जो कि AKTU 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम CSP लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2024-25 में और पहले भी कई बार ये रिपीट हो चुका है। और CSP के अंदर ही आता है आपका क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे क्रॉस प्लस रोड्स इक्वल टू डेंजर्स, बेस प्लस वॉल इक्वल टू गेम्स। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक अल्फाबेट को एक यूनिट डिजिट जो है असाइन करनी होती है। तो बेसिक पढ़ेंगे इसके, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये टॉपिक पढ़ के। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता ही है कि इसके PDF नोट्स आप गेटवे क्लास एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपील करूंगा, अगर आप 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो बेटा जो आपके जूनियर्स हैं बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच चल रहा है और बीटेक सेकंड ईयर के लिए उड़ान बैच चल रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। वाटर जग प्रॉब्लम, ओके, 2022-23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। तो यहां पर एग्जांपल से हम समझेंगे इसको, तो एक बार रीड कर लेते हैं। अ वाटर जग प्रॉब्लम इज अ क्लासिक प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इलस्ट्रेट्स स्टेट स्पेस सर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग द सर्च एल्गोरिदम। तो यहां पर हम सर्च एल्गोरिदम यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। इट हेल्प्स डिमॉन्स्ट्रेट हाउ AI कैन बी यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन थ्रू अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेट्स। कि जो पॉसिबल स्टेट्स होती है उनको एक्सप्लोर करके AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जो है सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया होता है, तो आगे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बेटा, नाम से पता लग रहा है आपको, वाटर जग प्रॉब्लम। अब 4 लीटर जग A एंड 3 लीटर जग B। तो आपके पास यहाँ पर 2 जग गिवन है, जग A और जग B, ओके। जो पहले वाला जग A है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर। जग B जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 लीटर है। ये हमने अपने तरफ से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लिया है। आप चाहें तो अगर एग्जाम में दिया हुआ है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि भाई जग A की कैपेसिटी इतनी है, जग B की इतनी है, तो आप उसी के हिसाब से करें। अगर नहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट में कुछ ऐसा, तो आप अपने मन से मान सकते हैं। जैसे यहां पर हमने जग A की कैपेसिटी 4 लीटर मान ली, जग B जो है उसकी कैपेसिटी हमने 3 लीटर मान ली है। करना क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है इसके अंदर, द गोल इज टू गेट 2 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन ऑफ द जग्स। इन दोनों जग में से हमको ये पता करना है, हमको एक्चुअली मेजर करना है 2 लीटर वाटर। भाई हमारे पास जग जो है अवेलेबल है, एक की कैपेसिटी 4 लीटर है, दूसरे की जो है 3 लीटर है। अब इन दोनों जग का यूज करते हुए हमको 2 लीटर पानी निकालना है, हमको 2 लीटर पानी जो है मेजर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ईच स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए पेयर, है ना। तो यहां पर 2 जग हो गए, जग A और जग B। तो हमने जो पेयर है X और Y, X, Y, X का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर इन द जग A एंड व्हाट इज Y, Y इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन जग B, ओके। तो यहां लिख दिया हमने X अमाउंट ऑफ वाटर इन जो 4 लीटर वाला जग है उसमें कितना अमाउंट वाटर का X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 लीटर वाला जग B है उसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है उसको हमको Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट मतलब दोनों जग जब खाली है, एम्प्टी है, तो यानी कि 0,0, यानी X कितना 0, Y कितना है 0 है, यानी दोनों जग खाली हैं, एम्प्टी हैं। तो गोल स्टेट क्या है हमारा, गोल स्टेट ये है, द गोल इज टू गेट 2 लीटर वाटर इनटू एनी जग, कोई भी जग में, यानी कि जग A जग B में कितना वाटर चाहिए आपको, 2 लीटर चाहिए। तो हमने हमारा जो गोल स्टेट है वो क्या हो जाएगी 2, Y, यानी कि जो जग A है उसमें पानी जो X है वो कितना हो जाए 2 हो जाए, Y से कोई मतलब नहीं आपको। या फिर जो हाँ, या तो फिर आपका जो जग B है यानी Y की वैल्यू 2 हो जाए।
तो ये हमारे इनमें से कोई भी स्टेट अगर हमको मिल जाती है 2, y या x, 2, दैट मीन्स हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आइए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 0, 0 से, यानी कि ये खाली जग ए जग बी दोनों खाली हैं, x और y की वैल्यू कितनी है 0 है। अब हमने क्या करा, हमने जो जग बी है उसको फिल कर दिया, फिल द जग बी। तो जब जग बी को फिल करोगे तो पूरा जब फिल कर दोगे इसको, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 3 लीटर। तो इसके अंदर कितना पानी आ चुका है 3 लीटर आ चुका है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितना पानी आ चुका है बेटा 3 लीटर आ चुका है, और ये भी खाली है। दूसरा 4 जग बी इंटू जग ए, ये जो जग बी है इस जग का जो पानी है वाटर है आपने इसमें पोर करवा दिया, यानी कि इसको इसमें पलट दिया। तो अब जो ये खाली हो चुका है ना, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा, अब ये 3 लीटर इसमें आ चुका है ना। आप यहां देख सकते हैं जब आपने पोर जग बी इंटू जग ए, तो अब ये जो पानी था इसमें 3 लीटर अब इसमें आ चुका है, यानी कि जो बी जग था वो बेटा खाली हो चुका है, और ये वाटर जो है वो जग ए में जा चुका है। तो जो हमारी नई स्टेट बन गई वो 3, 0 बन गई। नाउ फिल जग बी अगेन, अब जो खाली हो चुका है जग इसको फिर से फिल कर दो। फिर से फिल करोगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा पानी 3 लीटर, ऑलरेडी उसके अंदर 3 लीटर है। जो नेक्स्ट स्टेट आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, तो हमारी जो स्टेट आएगी 3, 3, यानी कि फिल जग जैसे बी को दोबारा से फिल करोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी 3 है, ए के अंदर, बी के अंदर भी 3 हो चुका है, तो 3, 3। 4 जग बी इंटू जग ए, अब देखो ये जग बी है, इसको आपको फिर से इसके अंदर पोर करना है ना। तो इसकी जो कैपेसिटी है बेटा वो 4 लीटर है, ऑलरेडी इसके अंदर 3 लीटर पानी है। अब इसमें से इसको पोर करोगे तो इसमें से केवल 1 लीटर ही तो आ सकता है इसमें, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 4 लीटर है, 3 लीटर ऑलरेडी है। जब इसको पोर करोगे तो इसके अंदर हो जाएगा ये 4 लीटर, कितना हो गया 4 लीटर, और इसके अंदर कितना बचेगा भाई 3 में से 1 उधर चला गया तो कितना बचा 2 लीटर। तो यहां पर क्या स्टेट बन गई आपकी, दैट इज 4, 2। जैसे आपने पोर किया बी को ए के अंदर, इसमें से बी में से पानी ए में कर दिया, तो 4, 2। अब क्या करें, आप जो जग ए है ये वाला जग है इसको एम्प्टी कर दें, इसको खाली कर देंगे तो इसके अंदर ये 0 रह जाएगा 0 लीटर, और यहां पर कितना हो चुका है 2 लीटर। तो आपको जो स्टेट मिली 0, 2 है ना। बेसिकली आपको यहीं पे मिल गई थी 4, 2, यानी कि आपको किसी भी एक जग में, जग ए या जग बी में आपको 2 लीटर पानी चाहिए था, तो यहां पर आपको 2 लीटर पानी जग बी में मिल चुका है। आप इसको खाली भी कर देंगे, है ना, तो यहां भी कितना पानी बच रहा है आपके पास 2 लीटर पानी बचा हुआ है। तो ये एक सीक्वेंस है, जरूरी नहीं कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें, इसके अलावा कोई और सीक्वेंस भी आप बना सकते हैं। दिस इज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ये वाले स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। अपने मन से भी कोई और अगर स्टेप्स आप देखना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आपको यहां पर रहना चाहिए, वाटर जग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। तो यहां पर आपको यह भी पता रहना चाहिए कि जो जग ए और जग बी है ना, वो फिल अ जग कंप्लीट, किसी भी जग को आप कंप्लीटली फिल कर सकते हैं, किसी को आप खाली कर सकते हैं, और किसी भी एक जग में से दूसरे जग में जो वाटर है उसको पोर करा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर जग प्रॉब्लम। नेक्स्ट बेटा देखते हैं यहां पे हम, नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज सिमुलेटेड एनीलिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। हम लोग ऑलरेडी हिल क्लाइंबिंग पढ़ चुके हैं, तो ठीक उसी का एक स्पेशल केस है। हिल क्लाइंबिंग का स्पेशल केस क्या है बेटा, सिमुलेटेड एनीलिंग है। तो ये हिल क्लाइंबिंग के अंदर बेटा हमने डायग्राम बनाया था, एक बार अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं हिल क्लाइंबिंग के बारे में तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये डिफरेंट स्टेट्स होती हैं ना, ये अलग अलग क्या होती है यहाँ पर स्टेट्स होती हैं। ये क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो करते क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं। अगर कॉस्ट की बात होती है तो भाई उसको मिनिमाइज करना होता है, प्रॉफिट की बात होती है तो उसको मैक्सिमाइज करना होता है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें करते क्या है हम लोग, यू नो हिल क्लाइंबिंग में, अगर आपको याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, मान लीजिए कि एक स्टेट है, ये करंट स्टेट है, तो इसमें हम जो नेवर वाली स्टेट्स होती है ना उनको एक्सप्लोर करते हैं। केवल और केवल हम करंट स्टेट को एक्सप्लोर करते हैं इन हिल क्लाइंबिंग। यानी कि हम गए ऊपर की तरफ, हमने देखा कि ये जो स्टेट है हमारी, ये जो है इससे खराब स्टेट है, मतलब तो हम आगे जाएंगे नहीं, मतलब यही हमारा क्या रहेगा फाइनल स्टेट रहेगी, यही हमारी गोल स्टेट रहेगी। हम देखेंगे इसकी बगल नीचे ये वाली स्टेट देखेंगे, हम नीचे गए तो हमने देखा कि इस वाली स्टेट से ये स्टेट बेटर स्टेट है, तो हम यहां से क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी करंट स्टेट हो जाएगी। हम और नेबर में जाएंगे, हम देखेंगे कि जो हम जब आगे मूव कर रहे हैं तो जैसे हमने आगे मूव किया तो जो नेक्स्ट स्टेट आई तो वो बेटर स्टेट है या उससे खराब स्टेट है। अगर बेटर स्टेट होगी तो आगे मूव कर जाएंगे, खराब स्टेट होगी तो वापस वहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जो हिल क्लाइंबिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, नेवर, केवल नेवर वाली जो स्टेट्स होती हैं उनको ही हम एक्सप्लोर करते हैं, और एक के डायरेक्शन में हम लोग चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर हमको बेटर स्टेट मिलेगी तो मूव करेंगे, अदरवाइज मूव नहीं करेंगे।
दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिल क्लाइंबिंग। लेकिन जो सिमुलेटेड एनेलिंग है इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है यहां से यहां गए है ना, नेक्स्ट स्टेट में आपने देखा कि बेटर स्टेट है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप और नेक्स्ट स्टेट पे गए तो आपने देखा कि बेटर स्टेट नहीं है, ये तो और भी उसके खराब स्टेट है ना, वर्स्ट स्टेट है। तो क्या करेंगे, वर्स्ट स्टेट में भी आप मूव कर जाएंगे। लेकिन जो हिल, देखो मेन डिफरेंस क्या है, जो बेटा हिल क्लाइंबिंग है ना, हिल क्लाइंबिंग के अंदर वो केवल और केवल बेटर स्टेट की तरफ ही मूव करता है, जबकि सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर ये बेटर स्टेट की तरफ भी मूव कर सकता है और वर्स्ट स्टेट की तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने देखा कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आगे गया तो मतलब ये वापस भी आ सकता है ना, ये वापस भी आ सकता है किस केस में, सिमुलेटेड एनीलिंग में ये आगे भी चल सकता है और पीछे भी चल सकता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, फायदा क्या होगा इस चीज का, फायदा ये होगा कि ये जो प्रॉब्लम थी हमारी हिल क्लाइंबिंग के अंदर कि भाई लोकल मैक्सिमम मिल रहे थे, इसमें एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो ये जो हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिदम होता है ये यहां पर आकर के फंस रहा था। आपने प्रीवियस लेक्चर अगर देख रखा है तो आपको याद आ गया होगा कि मान लीजिए इसने यहां पर देखा कि ये स्टेट है, आगे गए ये बेटर स्टेट मिली, ये एक बेटर स्टेट मिली, फिर आगे गए तो उसको जो है वर्स्ट स्टेट मिलने लग गई, खराब स्टेट मिलने लग गई, तो ये यहीं पर स्टॉप कर देगा। ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा हिल क्लाइंबिंग के केस में। जबकि हो क्या रहा है अल्टीमेटली, इस ओवरऑल सर्च स्पेस के अंदर जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो तो यहां पर है। अब जबकि हिल क्लाइंबिंग के हिसाब से वो यहीं पर फंस जाएगा, उसको लगेगा कि मेरे को जो है बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इस हिल के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो यहां पर था ओवरऑल जो मैक्सिमम वैल्यू आनी थी वो तो यहां पर आनी थी, तो हिल क्लाइंबिंग क्या करता है, यहीं पर ये फंस जाता है। जबकि जो लोकल मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम हिल क्लाइंबिंग के अंदर आ रही थी वो प्रॉब्लम सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर नहीं आती है, इसने इसको ओवरकम किया है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज हो जाएंगे, राइट। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से इसको। अ सिमुलेटेड एनीलिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सर्च एल्गोरिथम यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फाइंड अ नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पहली बात तो याद रखेंगे कि यहां पर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, नियर ऑप्टिमल देगा, है ना, लगभग ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे इस बात की गारंटी नहीं होती है। लार्ज स्पेस जब होता है तब हम इसका यूज कर रहे होते हैं। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द सर्च स्पेस हैज मेनी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। जैसे कि हिल क्लाइंबिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि यहां पर लोकल मैक्सिमा होते हैं, है ना, एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा होते हैं, तो जहां पर लोकल मैक्सिमा ज्यादा होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं किसको, एनीलिंग को, सिमुलेटेड एनीलिंग को। ओके, द नेम कम फ्रॉम एनीलिंग इन मेटलर्जी। एक्चुअली ये जो टर्म ली गई है ना, ये जो आप देख रहे हैं एनीलिंग, एक्चुअली मैकेनिकल ब्रांच के अंदर एक और स्पेशलाइजेशन होता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में एक टर्म आती है एनीलिंग। एनीलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल को मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फिर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन करते हैं, कूल करते हैं, ताकि उसके डिफेक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं। तो ये जो टर्म है ये वहां से ली गई है, एनीलिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका जो एल्गोरिथम यहां पर देख सकते हैं, स्टार्ट विद अ रैंडम सॉल्यूशन। ठीक है, चूज अ नेबरिंग सॉल्यूशन, इफ अ न्यू सॉल्यूशन इज बेटर एक्सेप्ट इट। अगर जैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेट को एक्सप्लोर किया, अगर आपको बेटर स्टेट मिल रही है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज वर्स्ट स्टेट भी मिल रही है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इफ इट वर्स एक्सेप्ट इट विद सम प्रोबेबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्स, की वो कितना वर्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, द करंट टेम्परेचर कितना है। ग्रेजुअली रिड्यूस द टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टर्म है कहां से ली गई है, मेटलर्जी से ली गई है, जहां पर हम मेटल को गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, स्टॉप व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स वेरी लो, जब धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वो रुक जाता है ना, स्टॉप द सॉल्यूशन। सो एडवांटेज की बात करें तो बेटा एस्केप लोकल ऑप्टिमा, ये जो हम बता रहे थे आपको हिल क्लाइंबिंग के अंदर इस तरह से, है ना, ये जो लोकल इस तरह के लोकल मैक्सिमम मिलते हैं तो यहां से वो एस्केप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सिमुलेटेड एनीलिंग एक्सेप्ट सम वर्स मूव्स अलाउ टू एस्केप लोकल मैक्सिमा। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये क्या करता है, जैसे यहां से ये गया इस स्टेट में, ठीक है, इस स्टेट में गया तो ये वापस भी आ जाता है ना, ये वापस भी आता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो लोकल मैक्सिमा वाली प्रॉब्लम थी वो वहां से निकल जाता है। ओके, गुड फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है, शेड्यूलिंग, लेआउट डिजाइन में ये काफी हेल्पफुल होता है। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल, इजी टू इंप्लीमेंट एंड कैन अप्लाई टू मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, है ना, इजी टू इंप्लीमेंटेशन है इसको। ठीक है,
कैन अप्रोक्सीमेट ग्लोबल ऑप्टिमम, गारंटी तो नहीं देता है कि आपको ये ग्लोबल ऑप्टिमम देगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट ग्लोबल ऑप्टिमम आपको ये देगा। एट द सेम टाइम देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ एनीलिंग, क्योंकि भाई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, 7 मार्क्स में पूछा जाएगा ये। तो डिसएडवांटेज में क्या लिखेंगे, स्लो कन्वर्जेंस, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये कभी आगे भी जाता है तो कभी पीछे भी वापस भी आता है और फिर आगे जाता है, तो इसमें टाइम कई बार ज्यादा लग जाता है। ओके, नो गारंटी ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, ये गारंटी नहीं कि बेस्ट सॉल्यूशन ही देगा आपको, लेकिन नियर ऑप्टिमल देता है। परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द कूलिंग शेड्यूल, है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसकी परफॉर्मेंस। इफ कूल्स टू फास्ट, बहुत फास्ट अगर कूलिंग हो रही होगी दैट मींस ये पुअर रिजल्ट देगा। अगर कूलिंग बहुत कम है तो ये क्या ये ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन देगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, रैंडमनेस कैन लीड टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो इसमें से आप 2-3 डिसएडवांटेजेस के याद रखिएगा। नाउ अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले सिमुलेटेड एनीलिंग में और हिल क्लाइंबिंग में, तो पहला डिफरेंस क्या आएगा कि ये जो सिमुलेटेड है इसमें कैन एक्सेप्ट द वर्ड्स, ये जो मूव होता है आप ये बेटर मूव को भी एक्सेप्ट करता है और वर्स मूव को भी एक्सेप्ट करता है, जबकि जो हिल क्लाइंबिंग वाली प्रॉब्लम होती है केवल और केवल बेटर मूव को ही क्या करता है, बेटर स्टेट को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नाउ एस्केपिंग लोकल ऑप्टिमा, यहां पर जो है इसका यहां पर ये जो हिल क्लाइंबिंग वाली प्रॉब्लम होती है इसमें हिल क्लाइंबिंग का जो एल्गोरिदम होता है ये लोकल ऑप्टिमा में फंस जाता है ना, जबकि ये यहां पर ये प्रॉब्लम इसमें कम आती है। क्वालिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन जनरली फाइंड्स बेटर ग्लोबल सॉल्यूशन, जबकि ये क्या करता है मैक्सिमा और मिनिमा में फंस जाता है, उसमें लोकल मैक्सिमम में या लोकल मिनिमम फंस जाता है। टाइम रिक्वायर्ड, इसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है बेटा, तो अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप बता सकते हैं। नाउ जो आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, सीएसपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ओके, आइए देख लेते हैं इसको और समझते हैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मजा आएगा आपको। अ कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम is a problem in artificial intelligence where the goal is to assign values to variables from a given domains such that all constraints are satisfied। कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपके 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। एक यहां पर आपको देखने को मिलेगा यानी x, d और c, मतलब x का मतलब यहां पर वेरिएबल्स है, d का मतलब डोमेन्स है और c का मतलब क्या है, यहां पर कंस्ट्रेंट्स है। तो यहां पर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को डोमेन का यूज करते हुए हमको एक यूनिक डिजिट वहां पर असाइन करनी होती है। ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल। तो एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। आइए देख लेते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मैप कलरिंग का, है ना। इसके जो आपका सीएसपी है दैट इज कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उनमें से एक है बेटा मैप कलरिंग। ठीक है, तो जैसे अब मैप कलरिंग के लिए हमको बताना है कि वेरिएबल्स क्या होंगे, डोमेन क्या होगा और कंस्ट्रेंट्स क्या होगा। तो यहां पर वेरिएबल्स की अगर हम बात करें इन मैप कलरिंग, वेरिएबल्स आर द रीजन्स ऑन द मैप। जो हम मैप देख रहे होते हैं किसी कंट्री का, बहुत सारी कंट्रीज का मैप हो सकता है, कंट्रीज के अंदर जो स्टेट्स होते हैं उनका मैप हो सकता है। ओके, तो सिंपली हमने लिखा x इक्वल टू ए बी सी डी। यहां पर ए बी क्या है, ए बी सी डी ई क्या है, ये रीजन्स हैं, या तो ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है ना, या फिर ये किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो सिंपली मैंने यहां पर कुछ रीजन्स बना दिए जैसे ए बी सी डी ई, और ये अलग अलग कलर से यहां पर मैंने बनाया हुआ है। तो ए बी सी डी क्या हो गए, ये कुछ रीजन्स हो गए, ये क्या हो गए, कुछ रीजन्स हो गए बेटा। ओके, नाउ डोमेन क्या है, ईच रीजन यानी कि जो वेरिएबल्स क्या है, जो रीजन्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, कैन टेक अ कलर फ्रॉम द डोमेन। अब एक कलर का कुछ डोमेन होगा, जैसे यहां पर डी मतलब डोमेन, तो रेड ग्रीन ब्लू, तो यहां पर एक डोमेन है, कलर का डोमेन है एक, जहां पर 3 कलर अवेलेबल हैं। कौन कौन से, रेड ग्रीन और ब्लू। तो ये जो वेरिएबल्स हैं यहां पर आप देख रहे हैं, ये वेरिएबल्स क्या करेंगे, इनमें से किसी एक कलर को चूज करेंगे। जैसे रीजन ए का कलर रेड है, रीजन बी का कलर ग्रीन है, सी का ब्लू है, डी का ग्रीन है, ई का रेड है। ओके, तो ये हो गया इसका डोमेन। डोमेन मतलब कितने कलर हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स मतलब कितने रीजन्स हैं वहां पर, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स, जो पहले से रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे रूल की बात करें तो यहां पर ये रूल है कि नेबरिंग रीजन्स मस्ट नॉट हैव द सेम कलर, कि जो नेबरिंग रीजन्स हैं, जैसे ए डी का नेबर है, यस और नो, ए और डी क्या है, नेबरिंग रीजन्स हैं, तो ए और डी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या है, दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, और ए और सी भी क्या नेबर्स हैं एक दूसरे के, तो ए और बी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। ए का सी के साथ, है ना, ए और सी दोनों क्या है, नेबर्स हैं,
इनका कलर ए और सी का सेम नहीं होना चाहिए, ए डी का कलर सेम नहीं होना चाहिए, सी और डी का कलर सेम नहीं होना चाहिए, डी और ई का कलर सेम नहीं होना चाहिए। सो ये क्या हो गए बेटा, ये रूल्स हो गए। ये क्या करता है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये रूल को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पजल की बात कर लीजिए, है ना, इस पजल की बात कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने क्या करा कि यहां पर डिजिट दे दी 1, है ना, तो इस रो के अंदर इस कॉलम के अंदर कहीं पर भी 1 नहीं आएगा। बोलो यस और नो। अगर आपने बोल दिया कि यहां पर जो 3 है तो इसका मतलब इस वाले कॉलम में और इस वाली रो में कहीं भी 3 नहीं आ सकता है। तो ये क्या एक तरह से रूल है, क्या है, एक तरह से रूल है। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना है, उनको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है ड्यूरिंग सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। तो एआई के अंदर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है तो कंस्ट्रेंट को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। ओके, सो एडवांटेज ऑफ सीएसपी, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए, तो उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि एडवांटेजेस क्या होंगे। नेचुरल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम आर इजीली एक्सप्रेस्ड इन वेरिएबल्स। जैसे आपने अभी इसको जो है ना, आपने कैसे इसको डिफाइन किया था, है ना, यहां पर आप देखिएगा ये, है ना, तो इस तरह से आप यहां पर देखिएगा, यस, सीएसपी क्या होता है बेटा, एक्स डी सी, है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स डी सी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक्स कोमा डी कोमा सी, मतलब एक्स वेरिएबल्स, डी मतलब डोमेन, सी मतलब कंस्ट्रेंट्स। तो प्रॉब्लम्स आर इजीली एक्सप्रेस्ड एज वेरिएबल्स, डोमेन्स एंड कंस्ट्रेंट्स। एफिशिएंट सॉल्विंग टेक्निक्स, इसमें क्या होता है, आप फॉरवर्ड चेकिंग करते हैं। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। वहां पे हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड चेकिंग करते हैं, और जब हमारा किसी रूल का, जैसे मैंने बताया कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं पहले से, अगर किसी रूल का, कंस्ट्रेंट का वायलेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बैक ट्रैक कर सकते हैं। बैक ट्रैकिंग भी यहां पर करते हैं, ठीक है। रीयूजेबल फ्रेमवर्क, द सेम सीएसपी अप्रोच कैन यूज फॉर सुडोकू, शेड्यूलिंग, मैप कलरिंग, टाइम टेबल्स। यानी कि एक जो सीएसपी है हमारी, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है, वो एक से ज्यादा पजल्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, गारंटीड वैलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये गारंटी है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, है ना, लेकिन क्या करना चाहिए, कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। हैंडल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कई तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे यूनरी, बाइनरी एंड ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना, तो ये सबको सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएसपी, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट, क्योंकि लार्ज सीएसपी जो होती है, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें क्या होता है ना, कॉस्ट ज्यादा आती है क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हार्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स, सम कंस्ट्रेंट्स आर कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिनको सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है। बैक ट्रैकिंग में स्टिल भी स्लो, मैंने जैसे कि बताया इसमें हम फॉरवर्ड चेकिंग करते हैं, और जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते क्या होता है ना, किसी रूल का वायलेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर बैक ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो ओवर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, समटाइम्स द कंस्ट्रेंट्स आर टू स्ट्रिक्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता हमको अगर कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। रिक्वायर्स द डोमेन नॉलेज, यूजिंग द करेक्ट डोमेन्स। भाई हमने क्या बताया आपको, सीएसपी के अंदर डोमेन होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए और कंस्ट्रेंट। तो डोमेन और कंस्ट्रेंट्स को जो है एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। नाउ अब देखिए, इसके अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं सीएसपी के अंदर, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें से एक है क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉस प्लस रोड्स इक्वल टू डेंजर्स आपको अगर दिया हुआ है, और तो इसका आपको बताना है कि जो हर एक अल्फाबेट को एक यूनिक डिजिट आपको असाइन करनी होती है, ठीक है ना, कि भाई सी के लिए क्या आएगा, आर के लिए क्या आएगा, ओ के लिए क्या आएगा। इसी तरह से बेस प्लस बॉल इक्वल टू गेम्स, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है, आपको जो है यहाँ पर सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर हम समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब ये थ्योरी वाला पार्ट नहीं है। ये अगर आपको रूल समझ में आए, अगर आपको क्रिप्ट अर्थमेटिक के रूल समझ में आए, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको पता है कि 5 + 3 8 होते हैं, तो ये आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको पता होना चाहिए, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको जरा समझ लेते हैं। ओके, और ये ऐसा टॉपिक है बेटा, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आता ही आता है, जैसे इन्फोसिस वगैरह होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो कॉल्ड अल्फा
मैट्रिक पजल, यानी एक तरह की पजल टाइप होती है, यू नो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन पजल्स वेयर द लेटर्स रिप्रेजेंट्स द डिजिट्स इन अर्थमेटिक इक्वेशन। अर्थमेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हर एक लेटर को एक यूनिक डिजिट जो है हम यहाँ पर यू नो असाइन करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिप्लेस ईच लेटर विद अ यूनिक डिजिट, यानी कि जितने भी यहां पर अल्फाबेट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, जैसे बी है तो बी के लिए हमने क्या असाइन कर दिया, 7 असाइन कर दिया। ए के लिए क्या असाइन करा हमने, यहां पर 4 असाइन किया है। एस के लिए क्या है बेटा, यहां पर 8 है। ई के लिए क्या है, यहां पर 3 है। यानी कि हर एक लेटर के लिए एक यूनिक डिजिट हमने, एक सिंगल डिजिट, एक यूनिट डिजिट यहां पर हमने दिए 0 से 9, है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं यहां पर हमने हर एक अल्फाबेट को एक यूनिक डिजिट दी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहां पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है ना, देखिएगा कि ईच लेटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिक डिजिट, है ना। नो 2 लेटर्स कैन हैव द सेम डिजिट, मतलब यहां पर आप देखिएगा कि जैसे ये एस है तो एस को हमने क्या डिजिट दी है, दैट इज 8। अब याद रखिएगा कि अगर एस को 8 दे दी है ना, अगर हमने 8 जो है एस को असाइन कर दिया है तो फिर हम 8 जो है किसी और अल्फाबेट को असाइन नहीं कर सकते। आप इसमें पूरे में देखिएगा कि 8 जो है केवल एस को दिया हुआ है और किसी को नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल भी दे दिया यहां पर कि एस इक्वल टू 8, नो अदर लेटर कैन बी 8। इस एस के अलावा कोई भी अल्फाबेट ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हम 8 असाइन करें। दूसरा, लीडिंग लेटर्स कैन नॉट बी 0। जो लीडिंग्स मतलब जो जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहां पर ये बेस है तो बेस किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो बी 0 नहीं हो सकता है ना। जैसे यहां पर बॉल है, बॉल किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो बी 0 नहीं हो सकता है। जो स्टार्टिंग वाला लेटर होगा, लीडिंग लेटर होगा, वो 0 कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं गेम का जो जी है, जी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। यानी कि आप इसको ऐसा तो लिख सकते हैं जैसे 2 3 4, है ना, ये ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर 0 लगाएं दैट इज नॉट गुड। आप ऐसा लिख सकते हैं 204, कोई दिक्कत नहीं है। 024 इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, तो ये लिख दिया हमने यहां पर एग्जांपल। ओके, ये याद रखना है रूल, ये रूल याद रखना, तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका, द अर्थमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी करेक्ट आफ्टर रिप्लेसिंग द लेटर विद डिजिट। मान लीजिए आपने एस को 8 से रिप्लेस कर दिया, आपने ए को जो है 2 से रिप्लेस कर दिया। इस तरह से जब आप हर एक अल्फाबेट को, हर एक लेटर को आप डिजिट से रिप्लेस कर देंगे, द इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है वो सेटिस्फाई होना चाहिए जब आप सभी के सभी क्या कर देंगे, लेटर्स को रिप्लेस कर देंगे डिजिट से। नेक्स्ट, कैरी ऑपरेशन मस्ट बी कंसिडर्ड जस्ट लाइक नॉर्मल अर्थमेटिक कैरीज इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 2 + 8 को आप ऐड कर दीजिएगा 3 + 9 में। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 9 और 8 कितने होते हैं बेटा, 17। 17 का कितना आता है, 7। तो 1 क्या हो गया, कैरी आ गया, तो 1 आ जाएगा यहां पर कैरी। 3 2 5 और 1 6। ओके, तो इस तरह से जो है जो कैरी होती है वो आपकी फॉरवर्ड होती है, जैसे कि नॉर्मल एडिशन में या नॉर्मल अर्थमेटिक में जैसा होता है वैसे ही यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ईच लेटर कैन मेक डोमेन ऑफ ईच लेटर। यहां पर जो डोमेन क्या होगा, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेटर है, ए है आपके पास, बी है आपके पास, ई है, बी है ना, ये लेटर्स हैं। ओके, इन लेटर्स को आप जो डिजिट असाइन करेंगे तो इनमें से 0 से लेकर के 9 तक कोई भी एक डिजिट आपको असाइन करनी होगी, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से, जैसे आपने ए को कर दी यहां पर 9, इसको कर दी 2, इसको 0, इसको 1, लाइक दिस। ओके, सो यूनिक होने चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। अब जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं उसको समझते, जो आपको समझ, अब बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी एक बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ाएंगे। ओके, तो यहां पर आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका, 2 + go इज इक्वल टू आउट, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम, अब इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। एक काम कर लीजिएगा, जैसे यहां पर ये टी और 12 लेटर्स हैं, है ना, यहां भी 2 हैं, तो इनको आप बॉक्स की फॉर्म में लिख लीजिएगा, है ना, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में। जैसे मैंने लिख दिया इसको टी, है ना, आसान रहेगा, इसको लिख देते हैं टी, ये हो गया TO2, ये हो गया G, दिस इज O, इस तरह से लिख लीजिएगा, आसान रहेगा। ये है आउट, है ना, दिस इज OUT। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमको इनको ऐड करना है ना, इनको क्या करना है, ऐड करेंगे। तो अब ऐड करके ऐड करना है इनको। अब हमको ये देखना है बेटा यहां पे कि ये जो आपके लेटर्स हैं, क्योंकि एक लेटर को हम एक डिजिट ही क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो यहां पर जो डिफरेंट लेटर्स होंगे वो कितने होंगे, है ना, क्योंकि कुछ रिपीट भी हो रहे होंगे ना। तो एक तो हो गया T, एक हो गया O, फिर आ गया G,
ओ तो दोबारा से आ गया, तो जो नंबर हम इसको देंगे वही नंबर वही डिजिट इसको भी देंगे। तो यहाँ पर ओ रिपीट हो गया, तो ओ को हमने एक बार कंसिडर करना है। देखो फिर ओ आउट के अंदर भी ओ आ गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। फिर आ गया यू और टी भी जो है दोबारा आ गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको क्या मिलना, टी ओ जी यू। यहाँ पर चार जो लेटर हैं वो डिफरेंट लेटर कितने हैं, देयर आर ओनली 4 डिफरेंट लेटर्स। कौन कौन से, टी ओ जी यू। हमारा गोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि इन सभी लेटर्स को हमने क्या करना है, एक डिजिट हमने क्या करनी है, असाइन करनी है। तो वो डिजिट्स क्या होंगी वही हमको फाइंड आउट करना होता है, वही क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने लिख लिया। यहां पर 2 बॉक्स बना लिए, यहां भी 2 बॉक्स बना लिए, क्योंकि यहां पर 2 इसको जब ऐड कर रहे हैं तो यहां पर क्या मिल रहे हैं आपको, 3 लेटर्स मिल रहे हैं। तो 3 लेटर्स यहां पर हमने 3 बॉक्स बना लिए और हमने यहां पर इस तरह से लिख भी दिया है। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक बात मुझे आप बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एडिशन जो हम करते हैं, है ना, नॉर्मल एडिशन कैसे करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 5। इनको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे भाई, 2 + 5 दैट इज 7, ओके, 8 + 2 दैट इज 10। अरे यस और नो, है ना, एक तरह से ये आ गया हमारा 0 1, बोलो यस और नो। तो ये 2 डिजिट को हमने 2 डिजिट के साथ जब सम किया तो हमारा 3 डिजिट का जो है फाइनल आंसर किस मारा, हमारा 3 डिजिट मारा है। तो कहने का मतलब ये है, एक और वैल्यू अगर हम लें, है ना, और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए यहां पर लिख दिया हमने 7 + 6, ओके। चलिएगा, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो किस तरह से ऐड करेंगे कि 2 5 दैट इज 7, 8 + 2 दैट इज 10, और 10 का क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, यूनिट डिजिट, है ना, दैट इज 0। अब कैरी जो है वो आगे चला जाएगा, तो 7 + 6 दैट इज 13, और एक कैरी था ना, एक कैरी था, तो 7 6 13 प्लस एक कैरी जो था दैट इज कितना हो गया, 14, है ना, दैट इज 14। इस तरह से, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप कैरी, जो कैरी होता है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, जब आपने 2+ यहां पे देखिएगा जरा, ये है कितना, 2 + 5 7, तो यहां से इधर की तरफ कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ क्या, तो यहां पर कैरी कितना है बेटा, 0। यहां से जो ये राइट मोस्ट वाला कॉलम है, यहां से कोई भी कैरी आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर आपने देखा 8 और 2 10, 10 का 0, तो यहां पर कैरी फॉरवर्ड हुआ। अरे बोलो यस और नो, तो एक जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा 7 और 6 13 और 1 14, 14 मतलब 14 का 4, और एक जो कैरी था आगे फॉरवर्ड हुआ। बोलो यस और नो, तो एक कैरी जो था वो यहां पर आ गया, ये भी तो कैरी है। 14 का 4 बचा कितना, 1, तो ये 1 जो है ये क्या है, कैरी है, जो कि नेक्स्ट कॉलम में आगे जा रहा है। तो ये बेसिक बात है, यही हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है, उनको भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा एक चीज और देखिए आपने यहाँ पे, कि यहां पर ये कितने डिजिट हैं, 3, ये कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। अगर यहां पर 4 डिजिट का आंसर आ रहा है, अगर यहां पर 4 डिजिट का आंसर आ रहा है, या फिर अभी आपने ये देखा था कि पहले 2 डिजिट को हमने ऐड किया था तो आंसर हमारा 3 डिजिट में आ रहा था, तो यानी कि यहां पर एक सिंगल डिजिट आ जाती है एक्स्ट्रा, एक सिंगल डिजिट क्या आती है, एक्स्ट्रा। अगर सोचो कि यहां पर कैरी नहीं होता, मान लो कि अगर ये क्या कर दूं मैं, इसको 1 कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 1 7 8 और 1 9, ये 9 आ जाएगा। बोलो यस और नो, अरे यस और नो, तो ये कितना आ गया, मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूं बेटा, दोबारा से लिख देते हैं, डोंट वरी डोंट वरी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 2 5 1, इनको ऐड करें तो 2 और 1 3, 5 और 3 8, तो बताओ यहां पर क्या कोई कैरी आया, आगे कोई कैरी आ रहा है, कोई भी कैरी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 3 को क्या कर दूं बेटा, यहां पर मैं कर दूं 7, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, अब एक डिजिट यहां पर बढ़ जाएगी, 7 और 5 12, 12 का 2, है ना, एक कैरी यहां पर आ जाएगा। बोलो यस और नो। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, आंसर आपका 3 डिजिट मारा, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये कैरी है, दिस इज द कैरी। अगर 3 डिजिट यहां होती, 3 यहां होती और यहां 4 डिजिट होती, तो यहां पर कैरी होता, और कैरी कितना आएगा, 1। बेटा देखो कैरी जो है ना, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे यहां से इधर कोई कैरी गया क्या, कैरी कितना है, 0, इधर से इधर कितना कैरी गया, 1, तो कैरी जो आएगा आपका या तो 1 आएगा या 0 आएगा। बहुत बेसिक सी बात है, मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। आइए अब जरा इसको देख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, हमको इनकी वैल्यू असाइन करनी है, तो स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें। सबसे पहले आप यहां पर ये देखिएगा बेटा, यहां पर आप देखिएगा कि सबसे पहले ये 2, यहां पर आप 2 लेटर हैं, ये 2 लेटर हैं, यहां पर 3 लेटर हैं, तो क्या यहां पर ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है,
क्या ये सिंगल एक्स्ट्रा आ रहा है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो O है क्या इसकी वैल्यू 1 होगी? अरे यस और नो, बोलो यस और नो। मान लो कि भाई जब हम ये राइट मोस्ट कॉलम है, जब हम यहां से यहां आएंगे तो कैरी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मान लेते हैं C1 है। अब यहां से जो सेकंड वाला कॉलम है, थर्ड वाले कॉलम में जाएंगे तो यहां पर कैरी आ भी सकता है कि नहीं भी आ सकता है? बोलो यस और नो। क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा दे रखा है आपको सिंगल, इसका मतलब यहां पर कैरी आएगा ही आएगा। बोलो यस और नो। और कितना आएगा कैरी? 1 आएगा। कितना कैरी आएगा? 1 आएगा। तो बेटा O की जो वैल्यू है ये 1 हो गई। O की वैल्यू कितनी हो गई? 1। O को हमने क्या असाइन कर दिया? 1। तो O को बेटा हमने यहां पर 1 असाइन कर दिया। O को हमने 1 असाइन कर चुके हैं। O को हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी? कौन सी डिजिट असाइन कर दी? 1। अब देखो, क्योंकि हमको पता है कि एक लेटर को हम केवल एक ही डिजिट असाइन कर सकते हैं, तो जहां जहां पर O दिख रहा है आपको वहां पर 1 लिख दीजिएगा। ये O है 1, ये भी O है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। ये भी O है तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। बोलो यस और नो। क्योंकि एक लेटर को आप केवल एक ही डिजिट असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो। अब क्योंकि 1 + 1, क्योंकि हमको इसको ऐड करना है, तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो ये हो गया 2 आपका। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। नाउ अगर ये t की वैल्यू 2 है तो बेटा यहां पर भी तो t लिखा हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो हमारे पास देखो यहां पर हम लिख देते हैं t की वैल्यू 2 हम निकाल चुके। अब हमको g की वैल्यू और u की वैल्यू बतानी है। अभी हमको g की वैल्यू असाइन करनी है और u की वैल्यू असाइन करनी है। 0 से 9 के बीच में वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है ना। अब क्योंकि 1 को हम 0 दे चुके हैं तो इसको 0 नहीं दे सकते हम। यहां पर जो है 2 हम t को दे चुके हैं, तो यहां पर 0 नहीं आएगा, यहां पर 2 नहीं आएगा। अब g और u में कुछ डिफरेंट वैल्यू आएंगी जो कि 0 के 9 के बीच में ही होंगे, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। एक बात बताना मुझे यार, एक बात बताओ, 1 + 1 2, यहां से तो कोई कैरी आएगा नहीं, इसका कैरी कितना हो गया? 0। लेकिन क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू 1 हमने असाइन कर दी है पहले। यार किस बिहाफ पे आपने असाइन करी थी? आपको यह पता है कि जब हम इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो यहां पर हमको एक सिंगल डिजिट मिल रही है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब 1 ही आएगा, वो कैरी आ रहा है। तो जब यहां पर कैरी आ चुका है और आप लिख चुके हो तो बेटा इन दोनों का सम करके कितना है? कैरी कब आता है? एक बात बताओ, कैरी कब आता है? 2 + 5 9 ये इसको ऐड करिएगा तो 5 और 4 9, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है? 10 से कम है, तो कोई कैरी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर 9 और 2 11, 11 का क्या लिखते हैं? 1। कैरी कितना आ जाएगा? 1। मतलब कैरी कब आता है? जब इन दो डिजिट का सम या तो 10 हो या 10 से ज्यादा हो। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 10 या 10 से ज्यादा अगर सम आ रहा है दोनों डिजिट का, दैट मीन्स कैरी आएगा, अदरवाइज कैरी नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, जब यहां पर ऑलरेडी कैरी आपने लिख रखा है, कैरी आ चुका है 1, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके इसका जो सम आएगा क्या वो 10 या 10 से ज्यादा होगा? यस माय डियर स्टूडेंट्स। क्या वो 10 या 10 से ज्यादा होगा? देखो जो t + g की वैल्यू है, ध्यान से देखो, जो t + g है, ये जो t और g को हम ऐड करेंगे ना, वो कितना आना चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 10 से ज्यादा? क्योंकि कैरी आ चुका है पहले, कैरी यहां पर हम देख चुके हैं। कैरी क्यों अच्छा कैरी कैसा आया था, कैसे पता लगा था? क्योंकि यहां पर सिंगल डिजिट एक्स्ट्रा आ रही थी। अरे यस और नो? नो माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां से इस इक्वेशन का यूज करके आपको क्या करना है? ये पता करना है कि t की वैल्यू कितनी, सॉरी g की वैल्यू कितनी है और u की वैल्यू कितनी है। अरे बोलो यस और नो? ओके, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात समझ में आ गई कि यार t और g का जो सम है, t और g का जो सम है वो 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए। अब यहां पर एक काम करते हैं, t की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है आपको, t की वैल्यू कितनी है? 2 ऑलरेडी आ चुकी है, तो 2 + g मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। बहुत बढ़िया। अब आपको ये देखना कि यार ये जो g है ना, ये g की वैल्यू क्या हो सकती है? आपको तो पता है कि 0 और 9 के बीच में रखनी है हमको, तो कितना ऐड करेंगे इसमें? या तो 9 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। अरे यस और नो? 2 + 9 इज कितना आ रहा है? 9 और 2 11, 10 से ज्यादा आ रहा है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यस, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहां पर हम 2 + g की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो 8 और 2 10, तब भी 10 के बराबर आ रहा है। दैट मींस अभी भी जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब g की वैल्यू आपको 9 रखनी है कि 8 रखनी है? अब बताइए g की वैल्यू 8 होगी या 9 होगी? दैट इज इंपॉर्टेंट। 8 होगी या 9 होगी? एक बार सोचिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और समझिएगा, खुद से एक बार दिमाग लगाइएगा। यार जी के 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं हमको, जी की वैल्यू तो 9 होगी या 8 होगी, क्योंकि जो इक्वेशन है 9 और 8 दोनों के लिए क्या हो रही है?
सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें से 9 सही है कि 8 सही है, क्योंकि एक ही वैल्यू हम एक ही डिजिट असाइन कर सकते हैं, किसको, हम जी को। तो जी की वैल्यू कितनी है सोच लिया आप लोगों ने। तो जी की वैल्यू बेटा होगी यहां पर 9। अरे यस और नो, जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू होगी यहां पर 9। कितना आ जाएगा जी की वैल्यू, सॉरी आई एम सॉरी, जी की वैल्यू यहां पर 8 होगी। जी की वैल्यू कौन सी होगी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अच्छा क्यों रॉन्ग है इसको समझ लेते हैं। ये जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू 9 क्यों नहीं हो सकती, 9 जो है क्यों नहीं हो सकती, सुनो जरा ध्यान से। अगर आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि यहां कंफ्यूजन होगा आपको, या तो g की वैल्यू 9 होगी या g की वैल्यू 8 होगी, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। अब हमको कंफर्म करना है कि 9 होगी या 8 होगी, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है इस इक्वेशन के हिसाब से, केवल दो पॉसिबिलिटी है, या तो g की वैल्यू 8 होगी या 9 होगी। अगर आपने 9 रख दी, चलिए रख के देख लीजिए, आप यहां पर 9 रख दीजिए। ओके अब देखो जरा, 9 और 2 11, ये बात सही है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा आनी चाहिए। तो 9 और 2 11, आप 11 यहां पर ऐड कर दिया, तो 11 का क्या लिखोगे, यहां पर 1 लिखोगे। अरे यस और नो, 11 का क्या लिखोगे 1, आगे चला जाएगा कैरी 1। अरे लेकिन आपको यह भी तो पता है कि एक डिजिट को केवल एक ही अल्फाबेट को दे सकते हो, तो आपने पहली ओ को 1 दिया हुआ है। अरे आपने पहले ही ओ को 1 दिया हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू 9 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती। वाई रीजन समझ में आ गया कि 9 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही आप इसमें, क्योंकि इसके जैसी 9 की 9 जो डिजिट है उसको जी को जब असाइन करोगे तो ये जाएगा 9 और 2 11, 11 का एक और एक पहले से ऑलरेडी यहां पर चल रहा है। अरे इसको 1, भाई 11 क्या लिखोगे, यहां 1 लिखोगे, 1 नहीं दे सकते इसको, u को हम 1 नहीं दे सकते क्योंकि o को ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। अगर कोई डिजिट आपने पहले से दी हुई है किसी अल्फाबेट को तो दोबारा नहीं दे सकते। अब क्या दोगे आप, जब 8 नहीं दोगे तो क्या दोगे, आप दोगे g की वैल्यू 8, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी बेटा 8। अरे यस और नो, तो यहां पर g की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 आ जाएगी। जब g की वैल्यू 8 आ जाएगी तो 8 और 2 10, 10 का क्या लिखोगे 0, 1 कहां चला जाए, 1 क्या आ गया यहां पे, कैरी आ गया। अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो g की वैल्यू 8 आ गई और u की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। और यही हमारा गोल होता है, यही हमारा टारगेट होता है कि हर एक अल्फाबेट को क्या करेंगे हम लोग, एक यूनिक डिजिट असाइन करेंगे। तो ये आपका आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर। लेटर की डिजिट क्या आ गई, t की वैल्यू 2 है, o की वैल्यू 1, g की वैल्यू 8, u की वैल्यू 0 है ना। और तो यहां पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। आप ऐड करके देख लीजिएगा, देखो 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 का 0 है ना, और यहां पर 10 का 0 1 चला गया उधर कैरी। तो आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रेंट है, पूरा जो नॉर्मल एडिशन होता है, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है, यस और नो, यस। ओके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी तरह से इन्फोसिस में क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रॉब्लम दे देगा इस तरह की आपको और बोल देगा आपको बताओ t + o + g कितना होगा। तो यहां से आप ऐड कर लीजिएगा इनको, 2 + 1 + 8 लाइक दिस, ठीक है। लेकिन एक में क्या करता है, इस तरह का प्रॉब्लम देता है ना, और आपसे क्या पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि हर एक लेटर को एक यूनिक डिजिट जो है असाइन करो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं यहाँ पे, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है, अब कुछ दिमाग खुलने लग गया आपका, जितने ज्यादा क्वेश्चन, देखिए पजल्स हैं, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, है ना। कुछ रूल पहले यूज हो चुके हैं, कुछ रूल इसमें यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी, है ना, सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी। तो ये कितने डिजिट है बेटा, ये 4 डिजिट है, तो हमने यहां पर 4 बॉक्स बना लिए। ये कितने डिजिट हैं, यहां पर भी 4 लेटर्स हैं, तो 4 हमने बॉक्स यहां बना लिए। इन दोनों को सम करके जो वर्ड आ रहा है आपके पास वो 5 लेटर्स का आ रहा है, तो हमने यहां पर 5 लेटर्स बना लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आती है, बोलो यस और नो। तो चलिए एक बार थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, है ना, इसको लिख लेते हैं। ये है आपका सेंड यानी कि SEND, ये है मोर MORE, ओके। ये है मनी MONEY। बहुत बढ़िया। करना क्या बेटा, हमको ऐड करना है। अब ऐड करके हम मतलब हर एक डिजिट को, जितने भी ये डिजिट्स हैं, तो सॉरी जितने भी ये लेटर्स हैं, इनके अंदर जितने भी लेटर्स हैं हर को हमको सभी को क्या करना है, हमको एक यूनिक डिजिट असाइन करनी है। तो आपके पास लेटर कौन कौन से आएंगे, एक S आएगा, यस, E आएगा, N आएगा, D आएगा, M आएगा, O आएगा, ओके।
आर भी आएगा, ई रिपीट हो गया तो ई एक बार ही आएगा, एम रिपीट हो चुका, वो रिपीट हो चुका है, एन रिपीट हो चुका है, ई रिपीट हो चुका है, वाई आएगा। तो एस ई एन डी एम ओ आर वाई, दीज आर द डिफरेंट लेटर्स, दीज आर दी डिफरेंट लेटर्स। इन डिफरेंट लेटर्स को हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट असाइन करनी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको पता है कि यार ये 4 लेटर है, ये 4 लेटर है और यहां पर ये 5 लेटर्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर सिंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब कैरी रहा होगा। अरे यस और नो, अगर मैं यहां पर लिख दूं आपके लिए कि यार यहां से लेकर यहां से यहां जो कैरी आ रहा है वो C1 आ रहा है। अब देखेंगे C1 की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, यहां से है ना, ये तो फर्स्ट कॉलम से जब हमने इसको ऐड किया, जब हमने इसको ऐड किया तो ये वैल्यू आई। अब हो सकता है कैरी आया हो कि ना आया हो, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम पे जब हमने इसको ऐड किया तो कैरी कितना आया, 2 आया, है ना, C2 आया। देखें कितनी आएगी इसकी वैल्यू, यहां से यहां तक जो कैरी कितना आ सकता है, C3, हमने C3 लिख दिया इसको, और यहां से ये कितना आ सकता है बेटा, C4 आ सकता है। ओके, तो यहां से आपको इतनी बात तो समझ में आ गई यार ये वाला जो कैरी यहां पर जब सिंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी इसको और इसको ऐड करा होगा, दैट मींस इसका और इसका एडिशन जो है 10 या 10 से ज्यादा रहा होगा, तभी तो कैरी आएगा। 9 तक अगर डिजिट सम, अगर दोनों डिजिट का सम 9 या 9 से कम आ रहा है तो कोई कैरी नहीं है। तो इनका सम जो है 10 या 10 से ज्यादा रहा होगा, तभी तो कैरी आया। इसका मतलब C4 की वैल्यू तो कंफर्म है कि 1 आई होगी, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू यहां पर है, वो वैल्यू हमारी कहां पर है बेटा, वो वैल्यू यहां पर हम लिख देते हैं 1। तो बेटा m की वैल्यू 1 आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो। और एक कैरी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हमने यहां पर 1 लिख दिया। अब जब m की वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी, m की वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी, तो यहां पर जहां जहां पर भी m है वहां पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m क्या हो गया बेटा, यहां पर 1 हो गया, m की वैल्यू हमने असाइन कर दी 1। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं, क्योंकि अब हमको ये तो पता है कि इसका और इसका सम करेंगे तो 10 या 10 से वैल्यू आएगी ज्यादा, बहुत ध्यान से समझना। ओके, तो एक काम करते हैं, सम कर लेते हैं। तो हमने करा s प्लस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ओहो, अरे सर एक बात तो बताओ, सर एक बात तो बताओ, हमने ये ऐड करा s प्लस m किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। अरे यस और नो, इसका और इसका एडिशन यही तो है, और ये एडिशन 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो हमने लिखा s प्लस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 इफ C3 इक्वल टू 0। अगर अब ये नहीं पता ना यार कि हमको C3 की वैल्यू 1 है, कैरी आ भी रहा है कि यहां से या नहीं आ रहा है, यहां से यहां कैरी आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा सर, ये कैसे पता लगेगा, ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो नहीं पता है। तभी तो कहते हैं कि फॉरवर्ड चेकिंग, अगर फॉरवर्ड चेकिंग करते समय अगर मान लीजिए इसमें किसी रूल का वायलेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो बैक ट्रैक करते हैं इसमें। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि ये जो C3 है ये 0 है, C3 की वैल्यू कितनी है, 0। यहां से यहां कोई कैरी नहीं आया, जब कैरी नहीं आया तो क्या है यहाँ पे, s प्लस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और m की वैल्यू पता है हमको 1 है, तो हमने 1 इसमें ऐड कर दिया, s 1 की वैल्यू m की वैल्यू पुट कर दी, s प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। अरे यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ, s प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब देखो जरा, दिमाग लगाओ यहां पे, अब s की वैल्यू कितनी हो सकती है इस इक्वेशन के हिसाब से, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। तो s की वैल्यू कितनी रख सकते हो, 8 रख सकते हो यहां पे। अरे बोलो यस और नो, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आप s की वैल्यू कितनी रखोगे, s की वैल्यू कितनी रखोगे, s की वैल्यू रखो 9, तो s की वैल्यू बेटा होगी 9, तो यहां पर हम s की वैल्यू रख देते हैं 9। ओके, अब आप कहेंगे सर आपने C3 की वैल्यू 0 ले ली है, आपने कितनी वैल्यू ले ली है C3 की, 0 ले ली है, तो क्या हमको कैसे पता लगा कि यहां से कैरी नहीं आ रहा है, कैसे पता लगा, कैसे पता लगेगा कि यहां से कैरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अगर यहां पर आप अभी तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, जब हमने कैरी कंसीडर नहीं किया है, अगर आप कैरी कंसीडर कर लेंगे यानी कि कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 उसमें और ऐड हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे पहले से वैल्यू कितनी आ रही है, 9 और 1 10, तो 10 का कितना आ रहा है यहाँ पर बेटा, 10 का लिखते हैं हम 0, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां पर 1 और ऐड कर दें कैरी को, तो 1 प्लस 9 10 प्लस 1 11, और जब 11 आएगा तो 11 का लिखेंगे 1। बोले यस और नो, ओके ओके ओके। तो बेटा अगर आपने कैरी कंसिडर कर लिया यहां पे, तो ये हो जाएगा, यहां आ जाएगा इसका सम 9 प्लस 1 प्लस 1 11, और 11 का क्या लिखोगे 1, और 1 तो मतलब ये हुआ
कि ओ की वैल्यू 1 आ रही है आपकी, यानी अगर आप कैरी कंसीडर कर लेते हैं 1 तो ओ की वैल्यू आ जाएगी 1, और ओ की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि m को हमने पहले से 1 असाइन कर रखा है। तो 1 कितनों को असाइन करोगे? जब आपने पहले से 1 m को असाइन कर दिया तो o को असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटा, इसलिए s की वैल्यू कितनी रहेगी? s की वैल्यू 9 रहने वाली है। तो ये कंफर्म हो गया कि जो s की वैल्यू है वो 9 आ चुकी है अपन के पास। भाई दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो कैरी रहेगा या कैरी नहीं रहेगा, या तो C3 की वैल्यू 0, C3 की वैल्यू 0 ही रहेगी। अगर C3 की वैल्यू 0 रखोगे तो S की वैल्यू 9 आएगी। 9 + 1 10, और 10 का कितना हो गया? 0, और 1 आगे कैरी चला गया ये। लेकिन अगर आप यहां पर कैरी कंसिडर कर लोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आएगा ये, कि यहां से यहां तक जो कैरी जा रहा है, ये जो C3 की वैल्यू अगर आप 1 कंसिडर कर लोगे तो इसमें 1 और ऐड कर दो कि भाई अभी तो 10 हो रहा है इसका सम, आपने कैरी भी कंसिडर कर लोगे तो ये कितना हो जाए? 11 का 1, और 1 ऑलरेडी असाइन है, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? चलिएगा, तो अब ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये भी ओ है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो जहां जहां ओ रहेगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, ओके बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये हो गया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यार C3 की जो वैल्यू है ये 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सम जो आ रहा होगा वो 10 से कम आएगा। ई और ओ का जो सम आएगा, वो क्या आएगा? 10 से कम आएगा, क्योंकि कैरी नहीं है आगे, 9 या 9 से कम रहेगा। ओके, तो अपन के पास क्या इक्वेशन मिलेगी? E + O इक्वल टू n, E + O इक्वल टू n। अच्छा, O की वैल्यू कितनी है बेटा? सॉरी, अच्छा एक बात बताओ, E + O इक्वल टू n, E + O इक्वल टू n, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? O की वैल्यू तो 0 है, E + 0 इक्वल टू n, तो E इक्वल टू n आ जाएगा यहां से। तो अरे यार बात समझो, E + 0 इक्वल टू n, यानी E की वैल्यू n के बराबर, दो अलग अलग अल्फाबेट हैं, वो बराबर कैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ E जो है वो n के बराबर हो ही नहीं सकता। जब इसका मतलब क्या होगा इसका? अच्छा एक बात बताओ, E n के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब कि यहां से जो खेल हो रहा है, यहां से जो कैरी इधर आएगा उस पर निर्भर करेगा। इसका मतलब जब ये E इसके बराबर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब C2 की वैल्यू 1 रहेगी। तो इसका मतलब ये रहेगा कि C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो 1 भी यहां पर आ जाएगा, और इक्वेशन क्या बनेगी? E + 1 + 0 इक्वल टू n। अरे यस और नो, इसका सम तो होता है E + 0 इक्वल टू n, लेकिन क्योंकि O की वैल्यू तो पता है 0 है, जब ये 0 है तो E n के बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब यहां से कैरी आ रहा होगा, इसका मतलब E + 1 इक्वल टू n, E + 1 इक्वल टू n। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको हम आगे फर्दर यूज करेंगे E + 1 इक्वल टू n को। आइएगा अब देखिएगा, नाउ दूसरा n + r इक्वल टू E होना चाहिए। एक बात बताओ यार, जब C2 की वैल्यू 1 है, यहां से यहां कैरी जा रहा है, क्या ये कंफर्म है कि इसका और इसका सम 10 या 10 से ज्यादा आएगा? बोलो यस और नो। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो C1 की वैल्यू है वो 0 है। दो पॉसिबिलिटी होंगी ना, अरे यार यहां से आगे कैरी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, तो कैरी 0 होगा या तो 0 या तो 1 होगा, यही दो पॉसिबिलिटी होती है। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है, इफ C1 इक्वल टू 0, अगर ये C1 0 है तो इसका मतलब n + r इक्वल टू कितना हो जाएगा? E + 10 हो जाएगा। अरे ये 10 हो जाएगा, n + r इक्वल टू 10, E + 10 क्यों? अरे क्यों ऐड कर दिया? जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 + 5 है ना, यहां पे लिखेंगे 9 + 5, 8 और 5 कितना होता है? 13 है ना भाई, 13 होता है ना, तो 13 में से आप क्या लिखते हो? यहाँ पर 3 लिखते हो, तो 10 जो है आगे चला जाता है ना। बोला अरे यार, तो ये कितना? 9 और 5 14 और 1 15, ऐसी तो आता है। बोलो यस और नो। तो इसीलिए इक्वेशन कैसे आ रही, समझ में आ रही है? तो हमने क्या लिखा? n + r, इसका और इसका सम जो है E + 10, E + 10 होगा, क्योंकि यहां पर कंफर्म है कि कैरी जो है, अभी तो हमने क्या लिया? C1 की वैल्यू 0 ली है, लेकिन बेटा ये कंफर्म हो चुका है कि C2 की वैल्यू 1 थी पहले। अरे यहीं से तो कैरी गया आगे, इसका मतलब n + r इक्वल टू E + 10 आएगा 100%, क्योंकि C2 की वैल्यू 1 है। नाउ तो ये तो पहली पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये तो पहली पॉसिबिलिटी है। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n है e+1, तो n की वैल्यू रख दो यहाँ पर e+1 प्लस r इक्वल टू e+10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं e से क्या हो जाएगा, e कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अरे यस और नो, r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। ये 9 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने s को पहले से 9 असाइन किया हुआ है। अरे 9 तो पहले से ऑक्यूपाई है, 9 तो पहले से ऑक्यूपाई है, बोलो यस और नो। तो बैक ट्रैकिंग करो, मतलब कि अभी जो C1 की वैल्यू 0, खेल कहां है, अरे आपने C1 को 0 मान रखा है, पहले C1 की वैल्यू आपने 0 ले रखी है, इसलिए इसकी वैल्यू 9 आ रही है और 9 आ नहीं सकती क्योंकि पहले से है। अब इसका मतलब बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक करो कि यार C1 की वैल्यू 1 ले लो, इफ C1 इक्वल टू 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अरे C1 की एक पॉसिबिलिटी थी कि 0 था, कोई कैरी नहीं था, लेकिन दूसरी उससे तो काम हुआ नहीं, उससे तो काम नहीं हुआ। बैक ट्रैक करो, जब बैक ट्रैक करते हैं तो क्या करेंगे, फिर C1 की वैल्यू 1 ले लेंगे। अब जब C1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, तो यहां पर ऐड हो जाएगा 1 प्लस n प्लस r इक्वल टू e+10। अरे यस और नो, तो इक्वेशन क्या बनी बेटा अपने पास, n प्लस r प्लस 1, ये कैरी ऐड हो गया इधर। पहले हमने जो C1 की वैल्यू 0 थी, इस बार C1 की वैल्यू 1 है, n प्लस r प्लस C1, C1 मतलब 1 इक्वल टू e+10। अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज करो, n प्लस आर, देखो n की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, e+1 रख दो यहां पर n की जगह इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 8। अरे यस और नो, r की वैल्यू कितनी आ गई इस बार 8 आ गई। अरे यस और नो, r की वैल्यू कितनी आ गई 8, r की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो क्या हमने पहले किसी लेटर को 8 असाइन किया हुआ है, नहीं किया है, तो r की वैल्यू 8 क्या हो गई, कंफर्म हो गई। r की वैल्यू क्या होगी बेटा, r की वैल्यू आ गई हमारी 8, r की वैल्यू कितनी आ गई 8, आर की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो समझ में आ रहा है कैरी का खेल जो है, C1 C2 C3 C4 का क्या खेल क्या चल रहा है। ओके नाउ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार जब C1 की वैल्यू 1 है, यानी कि यहां से कैरी वहां गया है, तो इसका और इसका सम जो है ना वो 10 या 10 से ज्यादा रहा होगा, तभी तो कैरी गया है, तभी तो कैरी गया है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगी इक्वेशन, d प्लस ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। बहुत ध्यान से समझो यार, पजल्स हैं ये, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो d प्लस ई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो 10 से ज्यादा होगा, बोलो यस और नो। ओके ओके, अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी सर, सर एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं 6 और 5 कर दूं 11, बोलो यस और नो। अगर मैं लिख दूं यहां पर 6 और यहां लिख दूं 5, तो 6 और 5 11, 11 का 1 आएगा और एक कैरी चला जाएगा। अरे एक बाई की वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने एक जो है m को असाइन कर रखा है। अरे बोलो यस और नो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर मान लो किसी कारण से ये वैल्यू 10 आ जाए हमारी, है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 या 10 से ज्यादा। देखो ये वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा होगी, तो 10 भी अगर रखोगे ना, तो 10 रखोगे तो कितना आएगा यहाँ 0, 1 आगे चला जाएगा, और 0 तो हमने पहले से o को असाइन कर रखा है, तो यहां पर इनका सम 10 भी नहीं हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकता। ये कह रहा 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए, 10 भी नहीं हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, क्या 11 हो सकता है इसका सम, 11 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आएगा, तो 1 यहां दे नहीं सकते हम, पहले से ऑक्यूपाई है 1, तो 11 भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, तो 11 भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, फिर क्या इनका सम 12 हो सकता है, हाँ 12 हो सकता है। क्या हो सकता है, डी और ई का सम 12 हो सकता है। क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, ठीक है ना, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। आप करके देख लो, आप करके देख लीजिए, क्योंकि अगर इसका सम कितना कर दिया आपने, इसका सम अगर आपने कर दिया 18 कर दिया, तो 18 में क्या लिखोगे, यहां पर 8 लिखोगे, आगे 1 फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 8 तो पहले से असाइन कर रखा आर को। अगर आपने यहां पर लिखा 19 मतलब ये आ गया आपका 19, तो क्या आएगा यहां पर 9 आएगा, तो 9 तो हमने पहले से असाइन किया हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब आप दिमाग दौड़ा लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन बन के आएगी ई प्लस डी प्लस ई इज ग्रेटर देन 12, और इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि डी प्लस ई या तो 12 के बराबर होगा या डी प्लस ई 13 के बराबर होगा, डी प्लस ई या तो 12 के बराबर होगा या डी प्लस ई 13 के बराबर होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए 0 से 9 के बीच में, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, हमारा जो रूल है वो वायलेट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ओके, अब जब ये दो पॉसिबिलिटी है तो पेयर बना लीजिए 0 और 9 के बीच में। क्या पेयर बनेंगे? 5 और 7 के पेयर बना। अब देखिए आप क्या पेयर बना सकते हैं यहाँ पे, 5 और 7 का, यानी डी की वैल्यू 5 है और ई की वैल्यू 7 है, तो 5 और 7 कितना हो गया? 12। इसी तरह से 6 और 7, डी की वैल्यू 6 ले लीजिए, ई की वैल्यू 7 ले लीजिए, तो 6 और 7 13, 6 और 7 13। अरे बोलो यस और नो। अब इसमें ये भी कर सकते हो कि यार इसका सम तो 12 चाहिए, तो डी की वैल्यू 7 दे दो, ई की वैल्यू 5 दे दो। इसी तरह से यहां भी कर सकते हो, यार डी की वैल्यू 7 दे दो, ई की वैल्यू 6 दे दो। अभी चेक करना पड़ेगा ना कौन सी वैल्यू फिट बैठेगी। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इफ ई इक्वल टू 7, अरे यस और नो, यहां पर आप देखिए इस वाली में ये ई की वैल्यू 7 है, अगर ई की वैल्यू 7 होगी ना, देखो ई की वैल्यू अगर 7 है तो डी की वैल्यू कितनी होगी? या तो 5 होगी या तो डी की वैल्यू, देखो ई की वैल्यू 7 है, ई की वैल्यू 7 है, तो जब ई की वैल्यू 7 है ना, जब ई की वैल्यू 7 है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 या डी की वैल्यू 6। दो पॉसिबिलिटी यहां ही बनेगी। अगर मैं कहूं कि डी की वैल्यू 7 है, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं या डी को 7 कर दूं, और यस और नो, तो ई 5 हो जाएगा, तो डी को 7 करोगे चाहे तो ई 5 हो जाएगा या ई 6 हो जाएगा, या ई 6 हो जाएगा। अब चेक करते हैं 1 बाई 1, चेक करते हैं 1 बाई 1। ओके, बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ, ई प्लस 1 इक्वल टू एन, ई प्लस 1 इक्वल टू एन। तो हमने लिखा यहां पर ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मैंने यहां पर ई की वैल्यू 7 रखी, ई की वैल्यू जब मैं 7 रखूंगा तो 7 प्लस 1, एन की वैल्यू हो जाएगी 8, अरे 7 प्लस एन की वैल्यू 8 हो जाएगी। और जैसे ही एन की वैल्यू होगी 8, मैं कहूंगा साहब गलत हो रहा है, क्योंकि हमने आर को पहले ही 8 दे रखा है, 8 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 8 नहीं हो सकती। और जब n की वैल्यू 8 कब आई? जब हमने e की वैल्यू 7 रखी, जब हमने e की वैल्यू 7 रखी, 7 प्लस 1, n की वैल्यू 8 आई, तो n नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, r ऑलरेडी, r को हमने दिया हुआ है। इसका मतलब जब e की वैल्यू 7 नहीं हो सकती तो d की वैल्यू 5 नहीं हो सकती और d की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। अगर हम क्या कर लें कि d की वैल्यू अगर 7 है, डी की वैल्यू अगर 7 है तो ई की वैल्यू 5 है और ई की वैल्यू 6 है, तो इस इक्वेशन में ई की वैल्यू रखेंगे 5, रखो ई की वैल्यू 5। तो जब ई की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 प्लस 1, एन की वैल्यू हो जाएगी 6, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो हमने एन किसी को दिया, अभी हमने 6 किसी को दिया ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। दूसरे को भी चेक कर लो जरा, अगर हम यहां पर भाई साहब डी के अगर 7 है ना, तो ई की वैल्यू 5 है और ई की वैल्यू 6 है, जैसे ही आप यहां पर ई की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो एन की वैल्यू 7 और ई की वैल्यू भी 7, भाई ई की, अरे यार सॉरी, डी की वैल्यू 7। अच्छा यहां पर जब ई की वैल्यू 2 रख रहे हो ना, ई की वैल्यू 5 रखोगे तो एन की वैल्यू 6 आ जाएगी, ई की वैल्यू 6 रखोगे तो एन की वैल्यू 7 आ जाएगी, और एन की वैल्यू 7 नहीं हो सकती क्योंकि आपने डी को 7 रखा हुआ है यार ऑलरेडी। जब डी को 7 रख दिया तो n 7 कैसे हो सकता है? दैट मीन्स n की जो वैल्यू है वो 6 होगी, ये कंफर्म हो चुका है कि n की वैल्यू 6 होगी। तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पर 6 लिख दीजिए। और d की वैल्यू कितनी है भाई? n की वैल्यू 6 कब आई है? जब हमने d की वैल्यू 7 रखी है, तो d की वैल्यू 7 होगी, d की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। अरे बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू अगर 6 है, तो यहां से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी 5, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहां से 5। तो ये भी e है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। ये भी कितना हो जाएगा? 5। ये n कितना है? 6, तो ये हो जाएगा 6। अब y कितना है? 7 और 5 12, और ये 12 क्या लिखोगे? 12 का लिखोगे 2 और 1 आगे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये आ जाएगा बेटा 2। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ई की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 5। ई की वैल्यू आ चुकी है 5। डी कितना आ चुका है अपन के पास? 7। डी आ चुका है 7। ओ कितना था? ओ तो पहले आ चुका था 0। और वाई कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। अरे यस और नो, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चेक कर लो, 7 और 5 12। नॉर्मल एडिशन कैसे करते हैं? 7 और 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, तो 1 कैरी, 1 और 6 7 और 8 15, 15 का 5, 1 कैरी, 5 और 5 10। एक सेकेंड, देखो बेटा 6 8 और 6 14, 14। ओहो ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 8 और 6 14 और 5
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 7 5 12 का 2, अच्छा ठीक तो है। 8 और 6, देखो भाई 7 और 5 12 का 2, एक कैरी था। 6 और 8 14 और एक 15, 15 का 5, 15 का 5, एक कैरी 5 और एक कैरी था 6, 6 आ गया, कोई कैरी नहीं गया आगे। 9 और 1 10, 10 का 0, एक कैरी, एक कैरी। तो पूरा जो एडिशन है नॉर्मल एडिशन जैसा होता है वो वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो नॉर्मल एडिशन के जो रूल्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो फाइनल ये आंसर आपका आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना। तो मेरे ख्याल से वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे के आसपास पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 1 घंटे ज्यादा हो चुका है। तो ये जो हमारे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी और मजा आएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 3 एक एटीएम आया हुआ क्वेश्चन है, बेस प्लस बॉल इक्वल टू गेम्स, है ना, क्रॉस प्लस रोड्स इक्वल टू डेंजर्स, नेक्स्ट ईट प्लस दैट इक्वल टू एप्पल, सम प्लस टाइम इज इक्वल टू स्पेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं बेटा, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। रूल्स मैंने आपको बताए हैं, उनका यूज करते हुए एक बार दिमाग लगाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसका फिर से सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, मतलब आंसर तो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, लेकिन सॉल्व कैसे होंगे ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि इसमें समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसकी शानदार। कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपका कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं सॉल्व खुद करवाऊंगा इनको आपको, लेकिन एक बार जब तक मेरी वीडियो आती है तब तक आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, एक बार दिमाग थोड़ा सा ओपन कर लीजिएगा। ओके चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।